हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं व्हाट इज एन इंस्क्राइब एंगल एंड दूसरा है इंटरसेप्टेड आर्क। वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई भी एंगल को हम इंस्क्राइब एंगल कब बोलते हैं, उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला कंडीशन, इट्स वर्टेक्स शुड बी ऑन द सर्कल, मतलब एंगल का जो वर्टेक्स होता है वो सर्कल पे होना चाहिए। अब ये एंगल का वर्टेक्स है बी, क्या वो सर्कल पे है? हाँ। सो ये फर्स्ट कंडीशन होना चाहिए। दूसरा कंडीशन बोलता है देयर आर्म्स आर सीकेंट। इसका मतलब क्या होता है? देयर आर्म्स का मतलब होता है एंगल के साइड्स। अब यहाँ पे एंगल के कोई भी एंगल हो, दो साइड्स होते हैं। पहला है साइड बी ए और दूसरा कौन सा है? साइड बी सी। वो लोग बोलते हैं देयर आर्म्स या तो देयर साइड्स आर सीकेंट। अब सीकेंट समझने के पहले, ठीक है, यहाँ पे देयर आर्म्स आर कॉर्ड्स लिखा रहता तो भी चलेगा। अभी आर्म्स क्या होने चाहिए? या तो साइड्स क्या होने चाहिए? कॉर्ड्स होने चाहिए। चेक करते। लुक एट बी ए। नाउ फॉर द सर्कल बी ए एक कॉर्ड है एंड फॉर द सर्कल बी सी भी क्या है? कॉर्ड है। तो उनके साइड्स या तो कॉर्ड होने चाहिए या तो सीकेंट होने चाहिए। अब सीकेंट का मतलब क्या होता है? जब ये कॉर्ड में एक्सटेंड करता हूं, ठीक है, तो ये सीकेंट बनता है। जब ये कॉर्ड को मैं एक्सटेंड करता हूं तो ये क्या बनता है? सीकेंट। तो या तो वो कॉर्ड होने चाहिए या तो वो सीकेंट होने चाहिए, तब जाके एंगल क्या बनेगा? इंस्क्राइब एंगल। सो क्या दो कंडीशन होना चाहिए? पहला, एंगल का वर्टेक्स सर्कल पे होना ही चाहिए, ये पहला चीज। दूसरा, उनके जो साइड्स है वो क्या होने चाहिए? या तो कॉर्ड्स या तो सीकेंट, तब जाके हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्क्राइब एंगल। अब यहाँ पे दो चीज है, सबसे पहले तो इंस्क्राइब एंगल और दूसरा आर्क इन विच एंगल इज इंस्क्राइब। लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली, ठीक है। इंस्क्राइब एंगल तो मैंने आपको बता दिया, दैट इज एंगल एबीसी। अब सबसे इंपॉर्टेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड आर्क इन विच एंगल इज इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब का मतलब होता है फॉर्म। अभी कौन से आर्क में एंगल फॉर्म हुआ है ये पूछ रहे हैं। यहाँ पे डायग्राम में देखो, एंगल ए बी सी कहने से ये वाले आर्क में फॉर्म हुआ है। यस, तो हम लोग बोलेंगे आर्क ए बी सी, ठीक है। अंडरस्टूड। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जिससे पता चल जाएगा। लेट्स से मैंने बीसी को हटा दिया। नाउ एक एंगल बचा, एंगल बी ए सी। क्या ये इंस्क्राइब एंगल है? सोच के बताओ। हाँ, इंस्क्राइब एंगल है, क्योंकि दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। पहला कंडीशन, एंगल का जो वर्टेक्स है किसके ऊपर होना चाहिए? सर्कल पे। तो वर्टेक्स कौन सा है? ए। क्या वो सर्कल के ऊपर है? हाँ, ठीक है, तो ये पहला कंडीशन। दूसरा, दोनों साइड कॉर्ड्स होने चाहिए। क्या वो कॉर्ड्स है? यस। तो यहाँ पे ये जो एंगल बना, इसको हम क्या बोलते हैं? इंस्क्राइब्ड एंगल, ठीक है। आर्क इन विच एंगल इज इंस्क्राइब, तुमको पता चल गया रहेगा, यही आर्क में फॉर्म हुआ है, करेक्ट। चलो अब थोड़ा फास्ट जा रहा हूं मैं। यहाँ पे ये हो गया इंस्क्राइब एंगल और सेम आर्क में फॉर्म हो रहा है। सो वी अंडरस्टूड व्हाट इज एन इंस्क्राइब एंगल, ठीक है। अब हम समझते हैं व्हाट इज एन इंटरसेप्टेड आर्क। इसका शॉर्टकट मैं बाद में बताता हूं। पहले तो हम लोग पहले तो समझते हैं एन आर्क इज सेड टू बी इंटरसेप्टेड। इसके लिए भी दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला, each side of the angle contains end point of the arc. And what is the meaning of this? To understand that, I'll take a diagram. यहाँ पे I have taken a circle and I have taken an angle ABC। अभी सबसे पहले तो look at arc AC, ठीक है। इसके end points कौन से है AC के? एक तो A है और दूसरा कौन सा है? C है। तो वो लोग क्या बोलते हैं? each side of the angle, एंगल का हर एक साइड, मैंने बोला एंगल के दो साइड होते हैं। पहला है साइड बी ए और दूसरा कौन सा है? साइड बी सी। तो वो लोग बोलते हैं एंगल के हर एक साइड पे आर्क का एंड पॉइंट होना चाहिए। तो क्या बी ए पे आर्क का पहला एंड पॉइंट है? यस। क्या साइड बी सी पे आर्क का दूसरा एंड पॉइंट है? यस। तो ये पहला कंडीशन, दोनों साइड पे आर्क के एंड पॉइंट्स होने चाहिए। सेकेंड कंडीशन, ठीक है, ऑल अदर पॉइंट्स ऑफ द आर्क शुड लाई इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल। उसका मतलब क्या होता है? ये आर्क जो है, ये दो पॉइंट के अलावा जितने भी उसके पॉइंट्स हैं वो एंगल के इंटीरियर में होने चाहिए, मतलब एंगल के अंदर फंसा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेप्टेड आर्क। अब सबसे सिंपल बता देता हूं, इंटरसेप्टेड का मतलब होता है फंसा हुआ आर्क, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आई वोंट से इंटरसेप्टेड, मैं बोलूंगा कौन सा फंसा हुआ आर्क है। यू शुड अंडरस्टैंड आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरसेप्टेड आर्क, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं। अब ये वाला एंगल में एबीसी में कौन सा आर्क फंस चुका है? यस, करेक्ट, आर्क एसी फंस चुका है।
इसके लिए इसको बोलते हैं इंटरसेप्टेड, सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एंगल में कौन सा आर्क फंस चुका है, वापस से आई AC फंस चुका है, ठीक है। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरसेप्टेड। समझ में आ रहा ना। अब मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो मुझे बताओ कौन से आर्क फंस चुके हैं। यस, पहला आर्क फंसा हुआ है दैट इज AC, वो तो दिख रहा है सबको। दूसरा एंगल में ये वाला आर्क भी फंस चुका है, तो दो आर्क फंसे हुए हैं, तो दोनों आर्क को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेप्टेड आर्क। नाउ यू पीपल टेल मी, यहाँ पे कौन सा आर्क फंस चुका है। यस करेक्ट, एक आर्क फंसा है दैट इज आर्क AC, और दूसरा आर्क फंसा हुआ है दैट इज आर्क AQ, ठीक है। दो आर्क फंसे हुए हैं। अब सोच के बताना यहाँ पे कौन सा आर्क फंसा हुआ है। ये बोल से सर ये QC तो फंसा हुआ है, लेकिन ध्यान से सुनना, मैंने दो कंडीशन आपको बताए थे इंटरसेप्टेड के लिए। पहला कंडीशन, आर्क का जो एंड पॉइंट से एंगल के दोनों साइड पे होना ही चाहिए। तो क्या ये एंड पॉइंट एक साइड पे है, यस। क्या ये एंड पॉइंट दूसरे साइड पे है, नो। तो यहाँ पे इंटरसेप्टेड आर्क नहीं है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव फर्दर। Now having understood what is an inscribe angle and what is an intercepted arc, अब थोड़ा अंडरस्टैंड करना है तुम लोग को। एक मिनट। Now see, there is a relation between inscribe angle and intercepted arc, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं inscribe angle theorem। तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन inscribe angle एंड इंटरसेप्टेड आर्क। तो उसके लिए वापस से सर्कल लिया मैंने, यहाँ पे ये डायमीटर ले लिया, दैट इज डायमीटर BC, फाइन। नाउ लुक एट दिस आर्क, आर्क AC, ठीक है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था ये माइनर आर्क है, ठीक है। इसका मेजर सेंट्रल एंगल से इक्वल होगा। एज ऑफ नाउ वी आर नॉट इंटरेस्टेड, तो ये 60 डिग्री होगा, इतना हम लोग को मालूम है। अब लुक एट दिस पर्टिकुलर एंगल, ठीक है। कैन आई से एंगल ABC मैं मार्क कर देता हूँ, हाँ। क्या ये इंस्क्राइब एंगल है, यस, ठीक है। कंडीशन मैंने बोला था वही है, ये इंस्क्राइब एंगल है। नाउ लुक एट दिस फंसा हुआ आर्क, हुआ ये एंगल में फंसा हुआ आर्क, ठीक है। सबसे पहले तो ध्यान से देखो, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द एंगल एंड द आर्क। अगर ध्यान से देखा रहेगा और मैं आपको पूछूं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर्क, आप लोग बोलोगे सर एंगल का मेजर जो है आर्क का हाफ है, सो दैट इज अ रिलेशन, ठीक है। एंगल का रिलेशन क्या है, हाफ ऑफ आर्क, सो दिस इज कॉल्ड एज इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। सो इंस्क्राइब एंगल इज ऑलवेज हाफ ऑफ इंटरसेप्टर, मतलब फंसा हुआ आर्क उससे हाफ होता है हमेशा, ठीक है। यहाँ पे इंस्क्राइब एंगल थ्योरम अभी जो मैंने बताया वही सेम चीज है। द मेजर ऑफ इंस्क्राइब एंगल इज हाफ ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क। पहले तो इंस्क्राइब एंगल जैसे इंस्क्राइब एंगल आ गया तुम्हारे दिमाग में इंटरसेप्टेड ये थ्योरम ही आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। इंस्क्राइब एंगल इज हाफ ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क, खत्म, ठीक है। और यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है एग्जाम में भी और सम में भी, फाइन। चलो लेट्स मूव टू द सम डायरेक्टली, डायरेक्ट सम्स पे जाते हैं अभी। लेट्स स्टार्ट विद दिस MCQ। प्रॉब्लम सेट 1, मतलब ये थर्ड चैप्टर का फर्स्ट का 6। यहाँ पे लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इज सपोर्टेड बाय द फिगर, दे आर सेइंग दैट एंगल ABC इज इंस्क्राइब इन आर्क ACB। लेट्स अंडरस्टैंड एंगल ACB, देखो ये इंस्क्राइब एंगल है, जैसे पता चल गया इंस्क्राइब एंगल है, दिमाग में यही आना चाहिए इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। मतलब ये एंगल उसका फंसा हुआ आर्क से हाफ होना चाहिए, ये दिमाग में आ जाना चाहिए सबसे पहले। तो पहले तो ये जो एंगल है वो ये वाले आर्क में फॉर्म हुआ है वो बता रहे। एंगल ACB का मेजर दिया है दैट इज 65, ठीक है। वो लोग को क्या फाइंड करना है, आर्क ACB, ये वाला आर्क फाइंड करना है। अब ध्यान से सुनना, ये आर्क कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, बहुत इजी है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आप लोग को बताया, स्टार्ट करेंगे विद इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। हमें मालूम है इंस्क्राइब एंगल, ये मैं रफ में करता हूँ, ये आपको भी रफ में करना है क्योंकि MCQ है, ठीक है। इंस्क्राइब एंगल थ्योरम क्या बोलता है, inscribe angle that is angle ACB is half of, उसका फंसा हुआ आर्क कौन सा है, AB, हाफ ऑफ आर्क AB, ठीक है। इसको इंस्क्राइब एंगल थ्योरम बोलते हैं। अब ACB का मेजर कितना है 65, तो ये आ गया 65 इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय AB।
यहाँ पे मल्टीप्लाई है 2, 2 वहां पे जाएगा तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे डिवाइड है 2 वहां पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। 65 का डबल कितना होता है, 130। ठीक है, तो ये वाला जो आर्क है ए बी इज इक्वल्स टू 130। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या होता है, लोग है ना 130 यहाँ पे ऑप्शन में देख के बोलते हैं हाँ 130 है, और वहां पे एक मार्क गया। अब ध्यान से सुनो, हमें ये आर्क फाइंड नहीं करना है, हमें कौन सा आर्क फाइंड करना है, ए सी बी फाइंड करना है। अभी ए सी बी इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, और ये पूरा सर्कल 2 आर्क में डिवाइडेड है। तो पहला आर्क ए सी बी जो हमें फाइंड करना है, प्लस कौन सा आर्क ए बी, ये दोनों को ऐड किया तो पूरा सर्कल मिलता है, और पूरा सर्कल का मेजर कितना होता है, 360। अभी जो फाइंड करना है उसको हम वैसे ही रखते हैं, ए बी का मेजर अभी मिला अपने को, प्लस ए बी का मेजर कितना है 130 इज इक्वल्स टू 360। अब ये प्लस 130 वहां पे जाएगा तो क्या होगा, माइनस। तो ए सी बी इज इक्वल्स टू 360 में से 130 माइनस करो, तो ए सी बी कितना हो जाएगा, 230 आएगा। 0 6 माइनस 3 3 एंड 3 माइनस 1 इज 2, तो 200 ये करेक्ट आंसर है, तो ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, वेरी सिंपल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सम, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट सम। 3.3 का सम नंबर 2 एंड द क्वेश्चन इज सपोर्टेड बाय द फिगर। लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। तो वो लोग क्या बोलते हैं, ट्राइंगल QRS is an equilateral triangle. Look at this particular triangle. It's an equilateral triangle. What is an equilateral triangle? Yes, correct. All the sides are equal. और उसका हर एक एंगल का मेजर 60 होगा, याद रखना ये। ठीक है, अभी क्या प्रूव करना है उन लोग, सबसे पहले तो ये 3 आर्क उन लोग को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। प्रीवियस लेक्चर में ये समझाइए कैसे होगा। ठीक है, नहीं देखा पहले वो लेक्चर देखो, उसके बाद यहाँ पे आओ तो समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो 3 आर्क को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट। 3 आर्क कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब 3 कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो सबसे पहले हमें वो प्रूफ करना पड़ेगा। हम स्टार्ट करते हैं विद द गिवन पार्ट। ठीक है, सो इन ट्राइंगल QRS, ये वाला ट्राइंगल में, ठीक है, QRS में व्हाट टाइप ऑफ अ ट्राइंगल इट इज, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो हमें मालूम है ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, तो हम लिखेंगे अभी सर्कल के लिए वो कॉर्ड है, तो उसके लिए मैं कॉर्ड लिख रहा हूं। सो कॉर्ड QR, पहले RS है ना यहाँ पे, तो पहले RS ले लेता हूं। चलो सबसे पहले RS है तो RS ले लेते हैं। तो कॉर्ड RS विल बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, RS किससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा, QS से, विथ कॉर्ड QS एंड कॉर्ड QS किससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा, QR से, कॉर्ड QR से कॉन्ग्रुएंट रहेगा। इसका रीजन क्या है, साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, दैट इज द रीजन। तो ये लिख देना यहाँ पे, साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। अभी हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में सीखा हुआ है कि अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग आर भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अगर यहाँ पे देखो RS है, RS का करस्पॉन्डिंग आर्क कौन सा है, वही है आर्क RS। तो यहाँ पे आएगा आर्क RS विल बी कॉन्ग्रुएंट, इसका ये कॉर्ड का QS, उसका करस्पॉन्डिंग आर्क कौन सा है, QS। So arc QS will be congruent to arc QR। ठीक है, और यहाँ पे रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर नहीं समझा एक बार पीछे जाओ वापस से सुनो, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हो गया। नाउ सेकेंड, उनको क्या चाहिए, मेजर ऑफ आर्क QRS, आर्क का मेजर चाहिए। यहाँ पे देखते हैं, ये वाले आर्क का मेजर QRS 240 लाके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ आई वांट द मेजर ऑफ आर्क QRS, हाँ, ये वाला आर्क का मेजर, यू विल रियलाइज दैट दिस आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। ये पूरे सर्कल का पार्ट है, यस ऑब्वियसली। अभी पूरा सर्कल का मेजर कितना होता है, 360। 360 में ये आर्क का मेजर माइनस कर दो तो हमें आंसर आ जाएगा। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट ये आर्क का मेजर दिया नहीं है। हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, कहने से ये आर्क QRS में फंस चुका है, यस, एंड ये एंगल इंस्क्राइब एंगल है, तो हमें समझ जाना चाहिए, थ्योरम यूज करना है।
एंगल इज हाफ ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क। तो सबसे पहले तो ये एंगल का मेजर कितना होगा, मैंने अभी अभी बताया 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। हमें मालूम है डायरेक्ट थियरम ये यूज करते हैं हम लोग। सो इंस्क्रैप एंगल थियरम क्या बोलता है, measure of inscribe angle, that is QRS, is half of उसका फंसा हुआ आर्क कौन सा है, QS, फंसा हुआ आर्क इज QS। इस ये थियरम को क्या बोलते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम, इंस्क्राइब एंगल थियरम पूरा लिखना, ठीक है। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल QRS मैंने अभी बताया, इसका मेजर कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आएगा 60, दैट इज इक्वल्स टू हाफ इनटू QS, RQS यहाँ पे आएगा। देयरफॉर ये 2 वहां पे गया, सो मेजर ऑफ आर्क यहाँ पे लिखना है वो भी, RQS इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाई 2 विच कम्स टू हाउ मच, देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क QS इज नथिंग बट 120 डिग्री, ठीक है। ये आर्क का मेजर अपने को आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आर्क का मेजर कितना आया, 120। अब हमें करना कुछ नहीं है, दोनों आर्क को ऐड करके कितना आएगा, 360, दैट इज QRS पहला आर्क और दूसरा आर्क कौन सा है, QS। दोनों को ऐड करते हैं और आंसर कितना आ जाएगा, मतलब दोनों को मिला के कितना होगा, 360। सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो मेजर ऑफ आर्क QRS, मेजर ऑफ आर्क QRS प्लस मेजर ऑफ आर्क QS, ये दोनों को मिला के होता है 360। क्यों, बिकॉज इट इज मेजर ऑफ अ सर्कल। अभी QRS कितना मिला हमें, व्हाट इज द मेजर ऑफ QRS, वो तो फाइंड करना है, ठीक है। सो मेजर ऑफ आर्क QRS और QS कितना मिला अपने को, QS मिला 120, दैट इज इक्वल्स टू 360। अब ये 120 वहां पे चले जाएगा तो क्या होगा, माइनस, तो मेजर ऑफ आर्क QRS is equals to QRS is equals to 360 minus 120. What is 360 minus 120? कितना होता है, सोचो 240, मतलब जो हमने चाहिए था वो हमें मिल गया, ठीक है। सम इज डन। नाउ लेट्स गो फॉर अनदर सम। अब वेरी बेसिक सम से, बहुत इजी सम से, यहाँ पे कैलकुलेशन वाले सम से, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट सम। ये 3.3 का सेकंड था, ओके। 3.4 का सम नंबर 1, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। दे आर सेइंग दैट इन अ सर्कल विद सेंटर O, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। पहले तो कॉर्ड AB यहाँ पे है, नाउ ये सर्कल में रेडियस कौन से है, यस करेक्ट, एक तो है OA और दूसरा कौन सा है, OB, ठीक है, ये रेडियस है। तो वो लोग क्या बोलते हैं, वो तीनों इक्वल है। देखो ये दोनों रेडियस और कॉर्ड का लेंथ क्या है, इक्वल है, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला क्या फाइंड करना है, एंगल AOB। तो देखते कितना कैसे होगा, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, AOB। नाउ लुक एट एंगल AOB, ध्यान से देखो, क्या ये ट्राइंगल का पार्ट है, यस। नाउ इफ यू रियलाइज, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड तीनों इक्वल है, मतलब ये कौन सा ट्राइंगल हुआ, इक्विलैटरल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल के एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। लेकिन लिखने का कैसे, देखो ध्यान से सुनना, हाउ टू राइट। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले वी आर गोइंग टू राइट कॉर्ड AB। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड AB, लेंथ ऑफ AB में डायरेक्ट लिखता हूं, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा ना, इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्कल, इज इक्वल्स टू रेडियस। आई कीप दिस इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ देयरफॉर लेंथ ऑफ AB विल बी इक्वल टू, रेडियस कौन से है मैंने ऑलरेडी बता दिए, दैट इज OA एंड OB। तो लेंथ ऑफ OA that would be equal to length of OB. I'll keep this reason number 2, ठीक है। Now as all the three length are equal, chord ये और ये, so can I say it's an equilateral triangle because all the three sides equal. Therefore triangle
AOB is an equilateral triangle. Equilateral ट्रायंगल। अभी कोई पूछा क्यों ऐसा, तो उसको बोल देना क्योंकि भाई ये डेफिनेशन हो इसका इक्विलैटरल ट्रायंगल का कि ऑल साइड्स आर इक्वल, सो हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन। अभी क्या फायदा है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, मैंने आपको बताया इक्विलैटरल ट्रायंगल से हमें एंगल मिल सकता है। तो एंगल AOB ये वाला एंगल का मेजर होगा 60, देयरफॉर एंगल AOB का मेजर हो जाएगा 60 डिग्री, एंड द रीजन इज नथिंग बट एंगल of an equilateral triangle। ठीक है ना, तो पहला वाला हो गया। अभी दूसरा क्या फाइंड करना है, ACB। जैसे मैंने बताया ये इंस्क्राइब एंगल दिमाग में आया, थ्योरम यूज करना है। थ्योरम क्या बोलता है, एंगल उसका जो फंसा हुआ आर्क है जो ये है AB, उसका हाफ होगा। अब ये एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये आर्क का मेजर पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले वो फाइंड करते हैं आर्क AB। और क्वेश्चन में देखो है क्या, हाँ, तो पहले ये फाइंड करते हैं फिर ये फाइंड करेंगे। ठीक है, आर्क AB, ये आर्क सेंट्रल एंगल से रिलेटेड है, करस्पॉन्ड करता है, मैचिंग है। ठीक है, तो ये एंगल का मेजर जो भी रहेगा आर्क का मेजर सेम रहेगा। और मैंने यहाँ पे लिखे ना AOB कितना है 60 डिग्री, तो वो आर्क का मेजर भी कितना रहेगा 60 डिग्री। देयरफॉर क्या आएगा, ओके ओके हाँ सिंपल है, यस। देखो हम लोग कैसे लिखते हैं, तो क्या फाइंड करना है हम लोग को, आर्क फाइंड करना है। तो हम लोग लिखेंगे मेजर ऑफ आर्क AB वो किससे इक्वल है, दैट इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल, दैट इज एंगल AOB। अभी बहुत लोग को पता नहीं है इसका रीजन क्या होता है। इसका देखो माइनर आर्क का रीजन होता है डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क। ठीक है, यही रीजन आएगा, सेंट्रल एंगल और माइनर आर्क आया तो ये रीजन आएगा माइनर आर्क। नाउ व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल AOB, 60 है यहाँ पे लिखा, देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क AB का मेजर भी कितना रहेगा 60 डिग्री हो गया दूसरा। ठीक है, नाउ थर्ड वन, अरे थर्ड हो गया, अभी क्या फाइंड करना है सेकंड। तो यहाँ पे लिख देता हूँ आर्क AB का मेजर कितना आया 60। मैंने बोला सेंट्रल ये इंस्क्राइब एंगल है, थ्योरम यूज करेंगे, तो ये आर्क का एंगल क्या रहेगा, हाफ रहेगा। ठीक है, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, पहले ये निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे ये 60 हो गया था, बात हुआ था अपना, ये भी 60 है, बात हुआ था अपना। ना हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ACB। सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल ACB, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम यूज कर रहे हैं, तो इंस्क्राइब एंगल इज हाफ ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क, मतलब फंसा हुआ आर्क कौन सा है AB। सो हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AB, रीजन लिखना इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ACB जो हमें फाइंड करना है इज इक्वल्स टू हाफ इंटू आर्क AB, ये रहा 60 का हाफ कितना होगा 30, देयरफॉर मेजर एंगल ACB इज इक्वल्स टू 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, सेकंड हो गया, अभी लास्ट कौन सा फाइंड करना है, आर्क ACB, ये वाला आर्क ACB। अब ध्यान से देखो तो ये आर्क है ना पूरे सर्कल का पार्ट है। ठीक है, अब पूरे सर्कल में से इसको निकाल दिया तो ये मिल जाएगा, बराबर के नहीं, तो 60 डिग्री निकालना है 360 में से, 300 आंसर है। लिखने का कैसे, तो यहाँ पे फोर्थ वन यहाँ पे लिखते जाने का, जो फाइंड कर हम लोग सेकेंड ये वाला था, थर्ड ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, और फोर्थ वन हमें ये फाइंड करना है। अब आर्क ACB कैसे स्टार्ट करेंगे, जो हमें फाइंड करना है उससे, आर्क ACB प्लस आर्क ACB प्लस आर्क AB प्लस आर्क AB। ठीक है, ये दोनों को ऐड किया तो कितना आता है 360 डिग्री मेजर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे ऐसा लिखना मेजर ऑफ आर्क ACB प्लस मेजर ऑफ आर्क AB। नाउ व्हाट इज मेजर ऑफ आर्क ACB, वो तो हमें फाइंड करना है, तो मेजर ऑफ आर्क ACB प्लस आर्क AB, देखो आर्क AB किधर है, ये रहा,
उसका मेजर 60 है, तो यहाँ पे लिखो 60 दैट इज इक्वल्स टू 360। यहाँ पे मेजर ऑफ द सर्कल लिखना, देयरफॉर ये वहां पे जाएगा तो क्या होगा माइनस, सो मेजर ऑफ आर्क ACB is equals to 360 minus 60 degree. Therefore, measure of arc ACB is nothing but 300 degree. Done. ठीक है, वेरी इजी सम। लेट्स मूव टू another sum। ठीक है, बहुत सिंपल चैप्टर है, लेंदी है लेकिन बहुत सिंपल चैप्टर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सम। अच्छा, ये वाला लेक्चर में हम लोग करेंगे प्रॉब्लम सेट का सम नंबर 17, कोरोलरीज ऑफ इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। प्रॉब्लम सेट का सम नंबर 19, प्रॉब्लम सेट 3.4 का सम नंबर 4। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। प्रॉब्लम सेट का सम नंबर 17। ओके, ये एक्टिविटी बेस्ड सम है। एक्टिविटी, ये दोनों क्या है, कॉर्ड्स पैरेलल है, EF एंड GH आर पैरेलल। आगे क्या बोल रहे हैं, prove that chord EG should be congruent to chord FH। ठीक है, and it is activity, so activity basically I'm not doing it, you can do it by yourself, बहुत easy है activity, I'm not doing। अभी corollaries करेंगे। ठीक है, let's understand। मतलब corollaries का मतलब होता है कि क्या बोलते हैं उसको, properties, corollaries of inscribe angle theorem। For to understand that I'll take a circle। ठीक है, what is PQ for the circle? Diameter। ठीक है, अगर ये diameter है तो ये सेमी सर्कल हुआ PQ, and even this is semicircle, so I have to take a point। Now if you realize I have taken an angle PRQ on a semicircle। ठीक है, तो ये एंगल 90 होगा। कैसे आएगा 90? ध्यान से सुनना मेरी बात। पहले तो ये इंस्क्राइब एंगल है, तो मैंने क्या बोला, इंस्क्राइब एंगल बोला, दिमाग में क्या आना चाहिए, थ्योरम ही आना चाहिए। तो सबसे पहले थ्योरम यूज करते हैं, और ये उसका इंटरसेप्टेड आर्क, फंसा हुआ आर्क है। तो इंस्क्राइब एंगल दैट इज PRQ इज हाफ ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क, बराबर इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। मेरा क्वेश्चन है सबसे, अब मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, ये जो आर्क PXQ है वो सेमी सर्कल है, एंड व्हाट इज द मेजर ऑफ सेमी सर्कल? 180, सो दैट इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय 180। व्हाट इज 180 का हाफ? 90, सो दैट इज 90 डिग्री। मैंने बोला ना, देयरफॉर PRQ कितना आ गया? 90 आ गया। अब ध्यान से सुनो, मतलब बोलने का मतलब क्या है, जब भी डायमीटर रहेगा और सेमी सर्कल रहेगा, ऊपर होके नीचे, फर्क नहीं गिरता, वहां पे कहां पे भी एंगल फॉर्म करो, कहां पे भी। ठीक है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, एंगल फॉर्म्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। एंड एज आई सेड, आप कहां पे भी लेके जाओ, अगर वो सेमी सर्कल में है, ठीक है, कोई भी पॉइंट पे, उसका मेजर कितना रहेगा? 90 ही रहेगा। एंड इट इज नॉट दैट कि राइट में ही 90 रहेगा, इवन इफ यू गो टुवर्ड्स योर लेफ्ट, अगर सेमी सर्कल में है तो कितना होगा? 90 डिग्री। ये पहला प्रॉपर्टी था। दूसरा, अगेन आई हैव टेकन अ सर्कल ओवर हियर। नाउ लुक एट एंगल PQR, देखते ही समझ में आ जाएगा इंस्क्राइब एंगल है। ठीक है, और कौन सा आर्क में इंस्क्राइब हुआ है? PQR में ही इंस्क्राइब हुआ है यहाँ पे। अब ये आर्क में लेट मी टेक few points over here। Now select any one point of your choice। मतलब अगर ये सिलेक्ट तो भी काम करेगा, अगर ये सिलेक्ट किया तो भी काम करेगा, ये सिलेक्ट किया तो भी काम करेगा। बोलने का मतलब ये है, पूरे आर्क में कहां पे भी पॉइंट हो या कोई एंगल फॉर्म करे, जैसे मैंने ये पॉइंट सिलेक्ट किए, एंड इफ आई लुक एट दिस पर्टिकुलर एंगल, ठीक है, व्हाट डू आई रियलाइज? ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ हमें मालूम है ये इंस्क्राइब एंगल है PQR, उसका इंटरसेप्टर मतलब फंसा हुआ आर्क कौन सा है? PR। तो हम थ्योरम यूज करेंगे, इंस्क्राइब एंगल इज हाफ ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क मतलब फंसा हुआ आर्क। ठीक है, सेम वे लुक एट दिस एंगल, ये भी इंस्क्राइब एंगल है, थ्योरम यूज करेंगे, इसका इंटरसेप्टेड आर्क भी सेम है। ठीक है, सो एंगल PSR इज हाफ ऑफ आर्क PR। ठीक है, नाउ लुक एट this two, can I say right hand sides are equal? Yes, we can say right hand sides are equal. What happens if right hand sides are equal? Left hand sides are also equal. So now I can say that PQ will be congruent to PSR। ये प्रॉपर्टी हुआ। अभी लिखने के टाइम पे क्या लिखने का? एंगल फॉर्म्ड, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल फॉर्म्ड
इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब सेम आर्क में अगर फॉर्म होता है, यही आर्क में कितना भी एंगल फॉर्म करो वो हमेशा क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। और सी अंडरस्टैंड, इजी करने के लिए उसका इंटरसेप्टेड आर्क देखने का, अगर दोनों एंगल का सेम इंटरसेप्टेड आर्क है तो समझ जाने का दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब यहाँ पे तो थोड़ा इजी है, ठीक है, लेकिन अगर बहुत सारा आया तो कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, फॉर दैट एक शॉर्टकट है। हाउ टू आइडेंटिफाई एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, वही आर्क में इंस्क्राइब हुआ है, कैसे समझेगा, फॉर दैट सर्टेन रूल्स यू नीड टू फॉलो। पहला रूल, आइडेंटिफाई इंस्क्राइब्ड एंगल। तो यहाँ पे अगर देखें तो कोई भी एक एंगल लेते हैं, लुक एट पी ए क्यू, क्या ये इंस्क्राइब एंगल है, हाँ, ठीक है। दूसरा, आइडेंटिफाई कौन सा फंसा हुआ आर्क है उसका, तो अगर देखो तो पी क्यू फंसा हुआ आर्क है, ठीक है। अब वो आर्क के एंड पॉइंट से आप पीछे चले जाओ, तो जो एंगल मिलेगा वो एंगल उसके साथ क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। आइडेंटिफाई इंस्क्राइब एंगल इंटरसेप्टिंग द सेम आर्क, ये आर्क का एक और इंस्क्राइब एंगल कौन सा है, ये वाला, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ये शॉर्टकट है, समझ में आया? क्या आइडेंटिफाई करेंगे, इंस्क्राइब एंगल, दूसरा उसका इंटरसेप्टेड आर्क, एंड पॉइंट्स पकड़ के पीछे चले जाओ, जो एंगल आ गया वो एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वेरी सिंपल सम, प्रॉब्लम सेट का सम नंबर 19। नाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सपोर्टेड बाय द फिगर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। They are saying that there are two circles with center C and D touch internally at point E. There are two circles, these are touching circle, और मैंने आपको बताया जब भी टचिंग सर्कल है, ठीक है, तो तीन पॉइंट्स कोलिनियर रहेंगे। कौन से तीन पॉइंट्स, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, छोटे सर्कल का सेंटर, बड़े सर्कल का सेंटर, ये तीनों क्या रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं, chord EB of the outer circle, can you see chord EB of the outer circle intersecting the inner circle at point A, हमें क्या प्रूव करना है, सेगमेंट EA is congruent to segment EB। अब देखो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आया, सोचने का काम कहां से, यस करेक्ट, प्रूफ से, ठीक है। हमें EA और EAB को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, 9th स्टैंडर्ड में हमने एक थियरम किया था, ठीक है। कैन आई से ये जो EB है बड़े सर्कल का कॉर्ड है, ठीक है। EB इज द कॉर्ड फॉर द बिगर सर्कल। थोड़ा ध्यान से सोचना, लास्ट ईयर हमने किया था कि सर्कल में अगर कॉर्ड है, ठीक है, कोई भी सर्कल में अगर कॉर्ड है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर मुझे ये दो सेगमेंट को इक्वल करना है तो पॉइंट ए पे मेरे को इसके टुकड़े करने पड़ेंगे, बराबर के नहीं, उसके लिए मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर, तो एक कंस्ट्रक्शन होगा यहाँ पे। लेकिन उसके पहले सबसे पहले हम ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे लिखने का ड्रॉ EC एंड CD, ठीक है, ये पहला रूल। और यहाँ पे भी स्टार्ट करेंगे तो इससे स्टार्ट करेंगे, और इसका रीजन रहेगा थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, उसके बाद सब देखना है। अभी जैसे मैंने बोला एक और कंस्ट्रक्शन लगेगा यहां से यहां तक, बड़े सर्कल के सेंटर से इफ आई ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, वो कॉर्ड को यहाँ पे क्या करेगा, टुकड़ा करेगा, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में। नाउ एक चीज समझनी है, चलो मैंने यहाँ पे एक सेगमेंट तो ड्रॉ कर दिया, लेकिन अब 90 डिग्री कैसे प्रूव करेंगे उसको, क्योंकि हम लोग ऐसे कंस्ट्रक्शन में नहीं लिख सकते, हमें प्रूव करना पड़ता है कि अगर मैंने यहां से ड्रॉ किया, सपोज मैंने डायरेक्टली ड्रॉ किया, जैसे एन एग्जांपल देखो, अगर मैं ये सीधा ऐसा ड्रॉ कर लेता हूं, ये 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। सो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड, फिर वो बाइसेक्ट करेगा। ये वाला तो ड्रॉ कर दूंगा, 90 कैसे लेके आना है, अब उसके लिए अभी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा वो यूज करने वाले हैं, ठीक है। अभी लुक एट दिस, ये स्मॉलर सर्कल के लिए क्या है, डायमीटर है, ठीक है। अगर ये डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल हो गया। मैंने बोला सेमी सर्कल पे कहां पे भी पॉइंट है, सेमी सर्कल पे कहां पे भी पॉइंट है, अगर आप वहां पे एंगल बनाओगे उसका मेजर कितना होगा, 90 डिग्री, करेक्ट, तो हो गया ना। सो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें लिखना है एंड DA, ठीक है। नाउ व्हाट इज ED, इट इज अ डायमीटर, ठीक है। देयरफॉर एंगल EAD कितना हो जाएगा,
90 डिग्री। तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे दैट DE इज द डायमीटर, ये पहले लिखना है बिकॉज इट्स अ डायमीटर। ये एंगल EAD कितना हो जाएगा 90। चलो मैं लिख के दिखाता हूँ। देयरफॉर एंगल EAD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और इसका रीजन लिखना, एंगल inscribed in a semicircle is a right angle। अब हम वो थियरम यूज कर सकते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। देखो यहाँ पे भी वही लिखा है, देयरफॉर एंगल EAD या तो DAA कुछ भी लिख सकते हो इज इक्वल्स टू 90। और मैंने आपको रीजन भी बताया, एंगल इंस्क्राइब इन अ सेमीसर्कल इज अ राइट एंगल। अब हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉन, लेकिन उसके पहले यू हैव टू टेल कौन सा सेगमेंट कौन से कॉर्ड से परपेंडिकुलर है। तो हम लिखेंगे सेगमेंट DA एंड कंसिडर विद सेंटर D। सेगमेंट DA you can clearly see segment DA is perpendicular, तो perpendicular का साइन टू chord EB। अब ये 90 कहां से आया, यहां से आया 90 फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1, ठीक है। ये लिख दिया। फिर डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर सेगमेंट EA is congruent to segment AB and the reason is nothing but perpendicular drawn from the center of the circle टू द कॉर्ड। यहाँ पे कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। वेरी इजी सम मे कम फॉर 3 मार्क्स। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ, नेक्स्ट सम समझने के लिए प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल समझना बहुत ही जरूरत है, तो ही समझेगा आपको, ठीक है। फॉर दैट आई विल टेक अ ट्रायंगल। नाउ इफ यू लुक एट एंगल A, ये वाला एंगल B एंड एंगल C, इसको हम बोलेंगे दे आर इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल, क्योंकि एंगल के अंदर है, ठीक है। नाउ सपोज इफ आई एक्सटेंड, ठीक है, एंड इफ यू लुक एट दिस एंगल, कैन आई से ये ट्राइंगल के बाहर वाला एंगल है? यस। इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। और लास्ट ईयर हमने पढ़ा था हर एक एक्सटीरियर एंगल के लिए 2 रिमोट इंटीरियर एंगल्स होंगे। अभी ये रिमोट का मतलब होता है विच इज फार अवे, ठीक है। सो एंगल्स विच आर फार अवे फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल से जो दूर है लेकिन ट्राइंगल के अंदर है, उसको क्या बोलते हैं, रिमोट इंटीरियर एंगल्स। मुझे तो सबसे पहले बताओ, क्या ये वाला एंगल से दूर है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। लेकिन क्या एंगल A और एंगल B एक्सटीरियर एंगल से दूर है? हाँ। एंड इफ यू सी अपना ट्राइंगल के अंदर है, इसके लिए ये एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, रिमोट इंटीरियर एंगल्स। नाउ सपोज इसका मेजर है 100, ठीक है, और इसका मेजर है 50 जैसा एन एग्जांपल, और मैं पूछूं तो एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना रहेगा? आप बोलोगे सर सिंपल है, ये दोनों एंगल्स का मेजर करके दैट इज कितना आ जाएगा, 150, ठीक है। सो अगेन इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, आप बोलोगे सर दोनों एंगल्स को जब ऐड करोगे तो एक्सटीरियर एंगल मिलेगा आपको, फाइन। तो यहाँ पे क्या बोलने का, सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, द प्रॉपर्टी सेज दैट एक्सटीरियर एंगल का मेजर इज ऑलवेज ग्रेटर, ये हमेशा बड़ा ही रहेगा। किससे बड़ा रहेगा? रिमोट इंटीरियर एंगल से। ईच, हाँ, ईच मतलब ये वाला एंगल इससे बड़ा है, यस। ये वाला एंगल इससे भी ग्रेटर है, यस। सो दिस इज द प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल हमेशा ग्रेटर ही रहेगा, हमेशा। लेकिन किससे ग्रेटर रहेगा? उसके रिमोट इंटीरियर एंगल से। या तो एंगल A से ग्रेटर रहेगा या तो एंगल B से ग्रेटर रहेगा, लेकिन ग्रेटर रहेगा, ठीक है। यही प्रॉपर्टी यूज करना है, इट विल बी ग्रेटर। Now having understood this particular property, you are going to understand, if you have understood the property, you are going to understand the next sum, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट सम क्या है। 4 मार्क का सम है, वेरी इंपॉर्टेंट सम, लेट्स अंडरस्टैंड। प्रैक्टिस है 3.4, सम नंबर 4, ठीक है। As I said, question is supported by the figure. They are saying that RS is the diameter of the circle
As you can see, RS is the diameter of the circle. Further they are saying that point T, ये वाला point T lies in the exterior of the circle. As you can see, हमें क्या प्रूव करना है? एंगल RTS to be an acute angle. अब यहाँ पे एंगल RTS एंगल दिख रहा है क्या? नहीं. क्या ये कंस्ट्रक्शन है? नो. क्यों? बिकॉज वी आर कंप्लीटिंग द क्वेश्चन. अब हमें क्या प्रूव करना है? ये जो एंगल है इट शुड बी अक्यूट एंगल. मेरे को पहले ये बताओ, ये व्हाट इज एन अक्यूट एंगल? यस, जो 90 से कम रहेगा. ठीक है, तो हमें बेसिकली ये प्रूव करना है, एंगल RTS शुड बी लेस देन 90 डिग्री. ठीक है, ये अपना हिंट है. तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं हिंट. हमें बेसिकली प्रूव करना है, यहाँ पे हिंट हम लिखेंगे एंगल RTS शुड बी लेस देन 90 डिग्री. इट इज डन. ठीक है, अब ध्यान से सुनना. कोई भी एंगल देखो, अभी ध्यान से सुनना, हमें हिंट से ही स्टार्ट करने वाले हैं. कोई भी एंगल को 90 से कम प्रूव करना है तो सबसे पहले 90 तो होना चाहिए. देखो मेरे को कंपेयर तो करेंगे बराबर. अगर मेरे पास कोई एंगल 90 है और दूसरा एंगल 80 है तो मैं बोल पाऊंगा ना भाई कि 80 इज लेस देन 90. या तो कोई एंगल मेरे पास है 100 तो मैं बोल पाऊंगा ना भाई 100 इज ग्रेटर देन 90. तो वो कंपेयर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए. अब यहाँ पे ध्यान से देखो 90 कैसे लेके आते हैं. तो मेरे को ये बोलो, सबसे पहले तो RS क्या है? डायमीटर. और अपना बात हुआ था ये क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल. अब सेमी सर्कल पे एक पॉइंट है यहाँ पे. ठीक है, हमें एक पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा. वी हैव टू मेक अ पॉइंट. ठीक है, अब देखो ये पॉइंट सेमी सर्कल पे है. अगर ये पॉइंट से मैंने एंगल ड्रॉ किया तो वो इसका एंगल का मेजर कितना होगा? 90. अब ये होगा तुम्हारा कंस्ट्रक्शन. ठीक है, लेट मी ड्रॉ एन एंगल. लेट मी ड्रॉ एन एंगल. यहां से एक एंगल हम ड्रॉ करेंगे. अब देखो ये जो एंगल मैंने ड्रॉ किया वो किस में है? सेमी सर्कल पे है, इसमें. तो ये एंगल का मेजर कितना रहेगा? 90 डिग्री. समझ में आ गया? तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे वही करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ कंस्ट्रक्शन. अब थोड़ा ध्यान से देखना. कंस्ट्रक्शन ऑलवेज डॉटेड लाइन, वैसे डॉटेड लाइन से करना पड़ेगा. और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन. क्या हमने कंस्ट्रक्ट किया? ड्रॉ सेगमेंट SP या तो PS, कुछ भी लिखो. ठीक है ना. अब ये एंगल 90 आ गया यहाँ पे, लेकिन उसको कैसे लिखना है? तो सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा यहाँ से, ये कॉपी करेंगे हम लोग. सेगमेंट RS इज डायमीटर. कैसे पता चला? बिकॉज इट इज गिवन. ना बिकॉज इट इज डायमीटर ये सेमी सर्कल बन गया. और सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है उसका मेजर कितना होता है? 90. Therefore, angle RPS is equals to 90 degree. I'll give this reason number 1. Reason में लिखोगे angle inscribed in a semicircle is a right angle. ये लिख देना. ठीक है, angle inscribed in a semicircle is a right angle. तो जैसे मैंने बोला सबसे पहले तो 90 यहाँ पे आना चाहिए, जो कि आ गया ये 90. अब हम कंपेयर कर सकते हैं. देखो 90 आ गया. ठीक है ना. अब हमें क्या चाहिए? ये वाला जो एंगल है ये 90 से कम चाहिए. हम लोग वी रिक्वायर लेस देन 90. अब थोड़ा ध्यान से देखना. दैट मीन्स हमें ये एंगल और इसको कंपेयर करना पड़ेगा. अभी थोड़ा ध्यान से देखोगे 90 डिग्री, कैन आई से इट बिलोंग्स टू, सॉरी ये वाला एंगल चाहिए ना हमें RTS. हाँ, तो वो एंगल दिखने का. कैन आई से दिस एंगल इज अ पार्ट ऑफ ट्राइंगल PTS? Yes, it's a part of PTS. ठीक है, ये एंगल इज अ पार्ट ऑफ ट्राइंगल PTS. ये ट्राइंगल का पार्ट है. नाउ फॉर दिस ट्राइंगल कैन आई से ये एक्सटीरियर एंगल है, बाहर है. Yes. और अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ा, एक्सटीरियर एंगल हमेशा ग्रेटर होता है. किससे ग्रेटर होता है? उसके रिमोट इंटीरियर एंगल से. तो ये ट्राइंगल के लिए ये एक्सटीरियर है, बराबर ना. अगर ये एक्सटीरियर है तो ये दोनों रिमोट है. करेक्ट. अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है. फाइन. सो एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिमोट इंटीरियर एंगल. अब लिखने का कैसे? देखो ध्यान से सुनना.
पहले हम लिखेंगे कौन सा एंगल एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल आर पी एस, एंगल आर पी एस इज एन एक्सटीरियर, इज एन एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल किसका है, कौन से ट्राइंगल का है, ऑफ ट्राइंगल पीटीएस, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल पीटीएस, बिकॉज वो एक्सटीरियर एंगल है, देयरफॉर एंगल आर, सॉरी एंगल, ये एक्सटीरियर, हाँ, देयरफॉर एंगल आर पी एस विल ऑलवेज बी ग्रेटर, वो हमेशा ग्रेटर रहेगा, ये एंगल हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा, किससे, पीटीएस से, इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल पीटीएस। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, प्रॉपर्टी, या तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिखा तो भी चलेगा, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब सबसे पहले तो आरपीएस का मेजर यहाँ पे कितना है, 90 फ्रॉम 1, देयरफॉर एंगल आर पी एस इज ग्रेटर, या तो 90 लिख देता हूं, 90 लिख देता हूं क्योंकि वैल्यू है तो लिख देंगे, सो 90 इज ग्रेटर देन एंगल पी टी एस। अब इसका मतलब क्या होता है, पहले तो देखो ये 90 आया कहां से, फ्रॉम 1, वो लिख देंगे, फिर हम लोग देखते फ्रॉम 1। अब ध्यान से सुनो थोड़ा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एंगल आरटीएस, ये वाला एंगल, मतलब पीटीएस बोलो तो भी चलेगा, हमें चाहिए ये वाला एंगल 90 से कम। ठीक है, अगर 90 इज ग्रेटर देन पीटीएस, अगर ये एंगल इससे बड़ा है तो कैन आई से ये वाला एंगल इससे छोटा है, यस, सो नाउ आई कैन से दैट इज एंगल पीटीएस इज लेस देन 90। नाउ इंस्टेड ऑफ पीटीएस, क्या पीटीएस के बदले में कैन आई राइट आरटीएस, यस आई कैन राइट, देयरफॉर एंगल आरटीएस इज लेस देन 90 डिग्री। अब जैसे पीटीएस के बदले आरटीएस लिखा तो इसका रीजन क्या रहेगा, बिटवीननेस, यस, दैट इज आर डैश पी डैश टी। ठीक है, अब मुझे बताओ कोई भी एंगल अगर 90 से कम रहेगा तो वो अक्यूट एंगल कहला जाएगा, सो नाउ आई कैन से दैट देयरफॉर एंगल आरटीएस इज एन अक्यूट एंगल, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, वेरी सिंपल सम, मिनिमम 3 मार्क्स मैक्सिमम 4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, विदाउट प्रैक्टिस इट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिस इज मस्ट। ठीक है, ये सारे सम्स प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो ये तो हो गया। नाउ एक एक्टिविटी है विच अगेन आई एम सेइंग दैट एक्टिविटी बेस्ड सम्स यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, सो आई एम नॉट डूइंग इट। अभी कौन सा एक्टिविटी बेस्ड है, सो ये नहीं कर हम लोग अभी, एग्जाम्पल एज ऑफ नाउ नो इंस्क्राइब एंगल थे, इसका प्रूफिंग मैंने बोला सर, जो जितने भी प्रूफिंग है ना, जितने भी थियरम के, दैट हम लोग लास्ट में करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट, सो ठीक है, ये लेक्चर हम लोग बाद में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 12 बाद में आ जाएगा। सो एज ऑफ नाउ आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। ठीक है, सो यस, बाय एवरीवन, टेक केयर, और वीडियोस देखते रहो और प्रैक्टिस करते रहो, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। चलो बाय।